डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व गठिया दिवस है और इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर आशीष शर्मा, जो कि हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर ललित मोदी, जो इसी डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सर, इस चर्चा को शुरू करें। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, जिस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं, आज विश्व गठिया दिवस भी है, तो लोग समझें कैसे कि ये गठिया है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न रहता है कि अगर उनके शरीर के किसी भी हिस्से में, जॉइंट्स में कहीं दर्द उठ रहा है तो क्या वो गठिया तो नहीं है? कैसे समझें? जी हाँ, तो आज जैसे विश्व आर्थराइटिस डे है, इसको हम इसीलिए मनाते हैं ताकि आम जन में एक जागरूकता पैदा हो आर्थराइटिस के बारे में। और जब लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तो लोग अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, आर्थराइटिस डेवलप नहीं हो, आर्थराइटिस प्रोग्रेस नहीं हो, ज़्यादा बढ़े नहीं, कैसे रोका जाए। तो इसकी एक जागरूकता जब लोगों में आएगी तो आर्थराइटिस लोग समझेंगे तो इसका जो प्रकोप है वो थोड़ा कम होगा। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स इसके बारे में जानकारी लें कि आर्थराइटिस किसी भी जोड़ की सूजन और दर्द, ये बाय डेफिनेशन जोड़ कहा जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट के जोड़ों में कोई दर्द या सूजन हो और वो लंबे टाइम से अगर चल रहा है, अगर आर्थराइटिस है, उस तरह के आर्थराइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट सही समय पे हो जाए तो आगे नहीं बढ़े और तकलीफ ज़्यादा नहीं हो। तो इसलिए ये मकसद है इस आर्थराइटिस दिवस को मनाने का। लक्षणों को कैसे समझें? ये कहा जाता है कि इसके ज़्यादातर अगर डॉक्टर जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो लक्षणों से ज़्यादा इसको समझ सकते हैं, तो कैसे समझें? जी हाँ, देखिए, आर्थराइटिस एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करता है, हिस्ट्री लेता है और फिर इस डायग्नोसिस को जो पैरामीटर्स हैं वो सब समझ के और बाय डेफिनेशन वो आर्थराइटिस है या नहीं है, और फिर उसके कुछ टेस्ट अगर कोई ज़रूरी है, एक्सरे या कोई ब्लड टेस्ट या कोई मार्कर स्टडीज़, वो टेस्ट कराए जाते हैं। तो फिर ये डायग्नोसिस किया जाता है कि आर्थराइटिस है या नहीं है। और फिर अगर आर्थराइटिस डायग्नोसिस होती है तो फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। बहुत तरह की आर्थराइटिस होती है, हम ये मानते हैं कि करीब 120 तरह की आर्थराइटिस होती है। तो उस पेशेंट में, पर्टिकुलर पेशेंट में किस तरह की आर्थराइटिस है और उसका फिर क्या ट्रीटमेंट है, तो ये ज़रूरी है डायग्नोसिस प्रॉपरली होना। ललित सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को ये डायग्नोस होता है कि उसको आर्थराइटिस है, तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं? कितनी दिक्कतों का सामना उस पेशेंट को करना पड़ सकता है? देखिए, आर्थराइटिस वाला मरीज है, उसकी मेन समस्या होती है कि उनको जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आती है, जिसके कारण से अपने रूटीन काम करने में भी उनको दिक्कत होती है। अब आर्थराइटिस में अगर हम बात करें तो मेनली दो तरह के आर्थराइटिस हैं। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं, जिसमें अमूमन शरीर के ऑलमोस्ट सारे जोड़ों में दर्द होता है, जैसे हाथ की उंगलियां, पैरों में, कंधों में, घुटनों में, हिप जॉइंट में। दूसरा जो होता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो है जो उम्र के साथ होने वाला है। तो जो उम्र के साथ होने वाली परेशानी है वो मेनली हमको 50 साल से ऊपर वाले पेशेंट्स में ही मिलती है। तो जो अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो हमने कॉमनली देखा होगा कि ओल्ड एज पर्सन्स जो हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं, उनका चाल जो है वो बाकी लोगों से थोड़ा स्लो होता है, उनके घुटनों में बैंड आ चुके हैं, उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल होता है, वो हमेशा स्टिक का सपोर्ट लेके चलते हैं। तो ये सब लक्षण ही हैं जो आर्थराइटिस के लक्षण हैं। अच्छा सर, आपसे ये पूछने, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों में प्रॉपर जो जानकारी है उसका अभाव रहता है, आप तक बहुत देरी तक वो पहुँचते हैं। तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है? अगर कोई समय से पहुँचता है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, और काफ़ी जब देरी हो जाती है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि आर्थराइटिस का प्रकार क्या है, किस तरह की आर्थराइटिस है, ये समझना और प्रॉपर डायग्नोसिस करना। फिर आर्थराइटिस की स्टेज क्या है, कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है आर्थराइटिस, क्योंकि स्टेज के हिसाब से भी ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट अलग है, बीच की स्टेज में ट्रीटमेंट अलग है, और लास्ट स्टेज में अलग है। जैसे लास्ट स्टेज में तो जॉइंट रिप्लेसमेंट वाली स्टेज आ जाती है। तो किस तरह की आर्थराइटिस है, दवाई से ही कंट्रोल हो सकती है क्या, या कुछ कसरत, या कोई लाइफस्टाइल चेंज, या कुछ इंजेक्शन, या कोई छोटी मोटी सर्जरी। तो अर्ली स्टेजेस में ये वाला ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो लेट स्टेज आती है, लेट स्टेज में भी बहुत ज़्यादा लेट होती है, तब तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। लेकिन लेट स्टेज में की थोड़ा अर्ली स्टेज है, जैसे आधा जॉइंट ख़राब हो गया और पेशेंट की एज कम है,
तो एक दूसरी छोटी सर्जरी होती है, इसमें हड्डी को रीअलाइन करते हैं, HTO सर्जरी कहते हैं उसको, तो उससे भी ट्रीटमेंट संभव है। तो पेशेंट की उम्र क्या है, स्टेज क्या है, टाइप ऑफ आर्थराइटिस क्या है, ये सब एक बार डिसाइड करने के बाद फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब डिसीजंस लेने के लिए प्रॉपर स्टेज और प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट ये डॉक्टर डिसाइड करता है इन सब डिसीजंस के बाद। अलग से अमूमन हम अपने अपने घरों में ये देखते हैं कि घर को चलाने वाले जो महिला सदस्य होती है वो लगातार काम करती रहती है और अक्सर वो अपनी परेशानियां नहीं देखती है। लेकिन क्या ये अगर इसको जेंडराइज करके हम देखा जाए तो ये समस्या क्या महिलाओं में ज़्यादा वाकई में होती है या पुरुषों में भी ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, ये तकलीफ़ रिलेटिवली महिलाओं में ज़्यादा होती है, उसके इन्सिडेंस महिलाओं में ज़्यादा हैं, प्लस जिनके इन्सिडेंस होते हैं उनमें भी दर्द की जो लक्षण है वो पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ज़्यादा दर्द होता है। इसका कारण यही होता है, दो मेन कारण है। पहला, अपना ध्यान वो कभी नहीं रखती है, उनका मेन ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर ही होता है। जैसे ना वो अपनी डाइट में कुछ कैल्शियम विटामिन लेते हैं, ना वो अपने लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज करते हैं। प्लस उनकी हाउस एक्टिविटीज़ प्रकार की होती है कि पोंछा भी उन्हीं को लगाना है, झाड़ू भी उनको लगानी है, नीचे बैठ के भी काम उन्हीं को करने हैं। तो वो एक तरह से अपने जॉइंट्स को ओवर यूज कर रहे होते हैं विदाउट मेंटेनेंस। इस कारण से उनमें आर्थराइटिस होने के लक्षण जो होते हैं वो जल्दी आते हैं और आर्थराइटिस होने की संभावना उनमें ज़्यादा रहती है। जैसे नए तरह के हम ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिकल साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो किस तरह के जो नवीन ट्रीटमेंट है, नए ट्रीटमेंट हैं, वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं? न्यू ट्रीटमेंट की बात करते हैं अगर हम आर्थराइटिस के लिए, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए काफ़ी सारी नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसका अगर सही टाइम पर प्रयोग किया जाए तो घुटनों में या फिर किसी भी जोड़ों में होने वाली डिफॉर्मिटी जो है उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है। और अगर हम सर्जिकल साइड की बात करें तो डेफिनेटली आर्थराइटिस इतना कॉमन है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी कॉमन है, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज उस लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पे सारे एडवांसमेंट जो हैं वो इतने प्रिसाइज हैं, जिसके कारण से पेशेंट को सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि पेशेंट को किसी काम के लिए रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वो उसको जो घुटनों का जो फील आता है या हिप जॉइंट रिप्लेस करते हैं तो हिप या शोल्डर का जो फील आता है वो जस्ट लाइक नेचुरल आता है। जिस कारण से उनको लगता ही नहीं कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ था या उनके घुटनों में कभी कोई तकलीफ रही भी थी। और ऐसा पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर होके घर वापसी कर सकता है? देखिए, पेशेंट्स जो है वो 3 दिन बाद अपने घर जाके वापसी कर लेते हैं और जब हम उनको घर भेजते हैं उससे पहले उनको सीढ़ी चढ़ने उतरने की ट्रेनिंग भी दे देते हैं। तो इससे क्या पेशेंट की रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि 3 to 4 वीक्स के अंदर पेशेंट अपनी मॉर्निंग वॉक चालू कर चुका होता है। हाउस होल्ड लेडी होती है वो अपने किचन के वर्क चालू कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण से ही सोसाइटी में एक जो नी रिप्लेसमेंट के लिए हमने देखा है कि एक अवेयरनेस जो क्रिएट हुई है वो इसीलिए क्रिएट हुई है। क्यों? क्योंकि अब इससे भी जब रिजल्ट्स जब देखते हैं कि यार हमारे पड़ोस में जो पेशेंट था वो इतनी जल्दी रिकवर हो गया, तो दिस इज ए ग्रेट मोटिवेशन कि हम क्यों पेन बर्दाश्त करें, हम भी ट्रीटमेंट लेके उस चीज़ से मुक्ति पाएँ। अच्छा सर, गठिया रोग के बारे में हम बात करें, जब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई भी पेशेंट होता है वो इस कदर परेशान हो जाता है कि वो मूव भी नहीं कर सकता, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करती है या सजेशन दिया जाता है डायग्नोस करने के बाद में। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से कैसे एक मरीज की लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बदला जा सकता है या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको दी जा सकती है? जी हाँ, इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो विश्व की शीर्ष संस्था है इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, उसने सर्जरी ऑफ द सेंचुरी पिछले 100 साल की सबसे टॉप सर्जरी माना, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना अच्छा सुधार होता है कि पेशेंट्स सब अपना काम कर सकते हैं। जो पेशेंट चल नहीं सकता था, जो पेशेंट दर्द से करा रहा था, जिसकी मोबिलिटी खत्म हो गई थी, वजन बढ़ गया था नहीं चलने की वजह से, और दर्द की वजह से दवाइयाँ लेते लेते कई बार किडनी तक फेल हो जाती थी, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाती है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाती है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाता है। और आजकल जॉइंट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है, जो मटेरियल्स आते हैं जॉइंट्स के इतने अच्छे हैं कि लॉन्गेविटी बढ़ गई। जो लाइफ थी जॉइंट्स की, पहले हम कहते थे कि 12 साल 15 साल चलेंगे, आजकल हमने देखा है रिसर्च में, स्टेटिस्टिक्स में, पब्लिकेशंस में कि मोर देन 95% पेशेंट्स उनके जॉइंट्स 20 साल तक भी चलते हैं। ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, रिसर्च है। और कई पेशेंट्स के तो 50-70% पेशेंट्स के तो 30 साल तक भी जॉइंट्स चलते हैं। और आजकल मटेरियल्स इतने अच्छे आ गए हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पेशली हिप जॉइंट्स में
कि 30-35 साल तो चलेंगे ही ये जॉइंट्स। तो क्वालिटी आजकल नए ट्रीटमेंट्स की इतनी अच्छी है और टेक्निक्स इतनी अच्छी हैं, कंप्यूटर नेविगेशन, रोबोटिक्स, ये सब, इसकी वजह से अलाइनमेंट इतना परफेक्ट आता है कि बिल्कुल नेचुरल फील आती है जॉइंट्स की। पता ही नहीं लगता कि जैसे अभी बताया कि आप बिल्कुल नेचुरल जैसे लगते हैं जॉइंट्स, पता ही नहीं लगता कि कोई ऑपरेशन किया गया था। तो सामान्य जिंदगी जैसे पहले, सामान्य क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार आया है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की वजह से। ललित सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो अगर हम इसको समझें तो क्या अक्सर ये देखा जाता है, क्या ये आनुवंशिक है, जेनेटिक है? अगर माँ को था तो क्या बच्ची को या उनके बच्चों में जा सकता है या आने वाली पीढ़ी में क्या जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो आर्थराइटिस है उसमें जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वाली पैथोलॉजी है, जैसे गठिया है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि यंग एज में ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम आपको ग्रॉसली कह सकते हैं कि जो भी आर्थराइटिस के प्रकार ऐसे हैं जो यंग एज में शुरुआत हो जाते हैं, वो सब जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि कई पीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो होती है, डिफॉर्मिटी जो होती है वो बहुत जल्दी एज में आ जाती है। तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। पर जो सबसे कॉमन हम आर्थराइटिस देख रहे हैं आज की तारीख में वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि ओल्ड एज के साथ होने वाली बीमारी है। तो ये जेनेटिक तो नहीं है, मेनली एज रिलेटेड है, बट जेनेटिक्स में कुछ चेंजेस हमने कुछ फैमिली में ऐसे देखे हैं जिसमें इस प्रकार से होता है कि जैसे नॉर्मल आर्थराइटिस की एज अगर 60 ईयर है, तो कुछ फैमिली ऐसी है जिनमें वो आर्थराइटिस 50 ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है। तो जेनेटिकल फैक्टर के कारण से उनमें आर्थराइटिस की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। और ऐसे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि उन्हें ज़्यादा ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि वो उस आर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। तो इसको सर ऑस्टियो आर्थराइटिस को समझें तो क्या ये हड्डियां धीरे धीरे कमजोर या घिसना शुरू हो जाता है? इसको कैसे समझें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि है ना, पेशेंट्स के साथ हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब आर्थराइटिस का मतलब हड्डियों का कमजोर होना है क्या? क्योंकि आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दो एक जैसे वर्ड हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर होना, जब वो ओल्ड एज के साथ होता है, और ओल्ड एज में ही होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर हम आर्थराइटिस को समझें तो आर्थराइटिस का मतलब ये है कि कोई भी बोन जब वो जॉइंट बनाती है तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, वो बहुत स्मूथ स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक ग्लास जैसी स्मूथ स्ट्रक्चर होती है वो। और आर्थराइटिस में क्या होता है, वो जो कार्टिलेज की लेयर है वो धीरे धीरे करके कमजोर होके क्षतिग्रस्त होके वो डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज हो जाती है हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसके कारण से दो बोन जो आपस में जॉइंट बना रही हैं, अब वो बोन दूसरी बोन पे रगड़ने लगती है। जब वो रगड़ने लगती है यानी उसकी कोटिंग खत्म हो गई है, इसको हम बोलते हैं एडवांस आर्थराइटिस। और बोन आपस में रगड़ने के लिए नहीं बनी है, इसी कारण से उसमें मरीज को इतना ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ में कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, जोड़ में गर्मपन लगता है, जोड़ जो होते हैं उनमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये ठीक उसी तरीके से है, किसी गाड़ी का अगर ऑयल खत्म हो जाए तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर जंग लग जाए पुर्जों में, तो बिल्कुल ये वैसी ही बीमारी है। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तो सबसे पहली बात ये कि क्या बॉडी में या बॉडी के किसी भी जॉइंट में जब कोई दर्द उठता है तो क्या वो हर दर्द आर्थराइटिस का होता है? क्योंकि अमूमन घरों के अंदर पेन किलर की शुरुआत हो जाती है, उससे दूसरे बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनकी ख़राब होने की शुरुआत भी संभवतः हो जाती होगी। और दूसरा, इसके बचाव के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे तरह के दर्द होते हैं, जो जोड़ का भी दर्द हो सकता है, हड्डियों का भी हो सकता है, बाकी बॉडी के टिश्यूज़ का भी हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ का भी हो सकता है, टेंडिनाइटिस हो सकती है, टेंडन्स का, मायल्जियाज होते हैं, मसल्स जो एक हड्डियों के अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनके जो दुखना होता है वो, तो बहुत सारे कारण होते हैं शरीर में दर्द के। बचाव के बारे में जैसे आपने पूछा, तो बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कुछ फैक्टर्स रिकमेंडेड हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, सबसे टॉप पर जो फैक्टर है वो है वेट। हमें अपना वज़न सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ओवर वेट होंगे तो जोड़ों पे ओवरलोड होगा तो जॉइंट्स में डैमेज पड़ेगा। उसी तरह से जैसे कोई गाड़ी में आप ओवरलोडिंग कर दें तो टायर जल्दी घिसेंगे, और टायर जल्दी घिसेंगे तो फिर वो आपको जल्दी चेंज करने पड़ेंगे। तो ओवरवेट को नंबर 1 फैक्टर कहा गया है। उसके अलावा कुछ आर्थराइटिस जो होती है डेवलप अगर पहले से हो गई, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको हम पहले से अगर कंट्रोल कर लें मेडिकल ट्रीटमेंट से, तो वो आगे चल के जॉइंट को डैमेज नहीं करेगी। तो ये भी ज़रूरी है कि इस तरह के आर्थराइटिस आइडेंटिफाई करके प्रॉपर सही टाइम पे ट्रीट हो जाए। नंबर 3 अगर बोले तो एक फैक्टर होता है प्रीवियस इंजरी टू अ जॉइंट, जोड़ की कोई पुरानी चोट, जैसे लिगामेंट इंजरी
गद्दी का फटना, मेनिस्कस टियर, स्पोर्ट्स इंजरीज, या कोई पुराना फ्रैक्चर हो जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ सही टाइम पे, तो वो आगे चल के जल्दी अर्ली एज में आर्थराइटिस कर सकती है। तो ये सारे कारण हैं। जैसे अगर आपके कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो आप उसका सही टाइम पे अर्ली ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आप फ्यूचर में आर्थराइटिस नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर का सही टाइम पे जल्दी ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हो जाए, अगर ऑपरेशन डॉक्टर बोले तो ऑपरेशन करा के, ताकि जोड़ को डैमेज नहीं हो, कार्टिलेज को डैमेज नहीं हो। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में आर्थराइटिस नहीं होगी। तो स्पोर्ट्स इंजरी, अगर कोई ऐसी इंजरी रही है किसी के साथ में लंबे समय तक, तो आने वाले समय में उसके साथ ये दिक्कत हो सकती है कि उसको गठिया हो जाए? बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में कहा गया है कि आजकल स्पोर्ट्स इंजरीज का इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी एक बहुत पेशेंट फ्रेंडली सर्जरी है जिसमें जॉइंट को ओपन नहीं करना पड़ता, खाली बारीक से सुराख, जैसे की होल सर्जरी से पूरे जॉइंट का जो लिगामेंट का ऑपरेशन या कोई गद्दियों का डैमेज या कोई कार्टिलेज का डैमेज, जो भी स्पोर्ट्स इंजरी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सिर्फ की होल सर्जरी से हो जाता है, दूरबीन शल्य चिकित्सा से। तो अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी है उसका सही टाइम पे अगर इलाज हो जाएगा तो ये स्टैटिस्टिक्स भी है और पब्लिश रिपोर्ट्स भी हैं कि सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फ्यूचर में आर्थराइटिस नहीं होगी, और नहीं कराया तो फ्यूचर में आर्थराइटिस होने की संभावना है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट स्पोर्ट्स इंजरीज का सही टाइम पे और अच्छी टेक्निक से कराना बहुत अच्छा है। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे, तो इसकी सक्सेस रेट क्या रहती है? अगर हम समझें कि किसी ने जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया है तो क्या आने वाले कितने सालों तक उसका जो ट्रीटमेंट है वो सफलतापूर्वक चलेगा? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आज भी एक मिथ है कि अगर मैंने मेरी हड्डी के साथ, मेरे जॉइंट के साथ छेड़छाड़ की तो मेरे को आगे दिक्कत होगी, या मैंने अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया तो मेरे आने वाले सालों में ऐसी दिक्कत हो जाएगी कि मैं बेड पे आ जाऊंगी पूरी तरीके से। ये आज भी बहुत बड़ा एक मिथ है लोगों के बीच में। तो देखिए ना, साइंस जैसे जैसे एडवांस हुई है वैसे वैसे हमारा जो मेन काम हुआ है वो ये हुआ है कि कैसे हम इन इम्प्लांट्स की लाइफ को बढ़ाएं। तो अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जो नी में आज की तारीख में जो सबसे एडवांस इम्प्लांट हैं उनकी लाइफ हम एवरेज लाइफ 25 ईयर मानते हैं। वो 30 ईयर या 35 भी चल सकते हैं, बट एवरेज लाइफ उनकी 25 ईयर मानते हैं। इसी प्रकार से जो हिप के लिए सबसे एडवांस जॉइंट है उनकी लाइफ हम 30 से 35 ईयर्स मानते हैं। शोल्डर की बात करते हैं तो उनकी जो लाइफ है वो 15 ईयर्स है। एल्बो की बात करते हैं तो उसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 ईयर्स है। तो ये सबसे एडवांस क्वालिटी के अगर अपन जॉइंट यूज करते हैं तो डेफिनेटली सबसे कॉमन जो होते हैं वो नी और हिप जॉइंट ही होते हैं। तो हिप में अगर किसी पेशेंट ने 60 ईयर की एज में अपना रिप्लेसमेंट कराया तो एक तरह से उसके लिए वो लाइफ टाइम सर्जरी है। दिस इज समथिंग फॉर वंस इन ए लाइफ टाइम। सर, लोगों के बीच में हम मिथ की बात कर रहे थे, आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं, तो अक्सर लोगों तक एक सही मैसेज पहुंचे कि दरअसल ये बीमारी इस तरीके की है और उसका इलाज संभव है। कुछ लोग तो इसको लाइलाज भी समझ बैठते हैं। तो लोगों के बीच में सबसे बड़ी मिथ क्या है? लोगों के बीच में सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, आर्थराइटिस अगर हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए हमको सफ़र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये मिथ ही है। आर्थराइटिस कई तरह की होती है जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और हर आर्थराइटिस का आजकल एडवांसमेंट्स के बाद बहुत अच्छा ट्रीटमेंट संभव है। अगर लास्ट स्टेज भी आ गई है और जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद 15-20 साल बाद आपके जॉइंट्स अगर दोबारा ख़राब हो जाएंगे तो रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट के भी बहुत अच्छी टेक्निक्स है और बहुत अच्छे इम्प्लांट्स हैं, तो वो भी संभव है और हम आजकल बहुत कॉमनली कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर हो गया तो हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, बल्कि आपकी मोबिलिटी बरकरार रहेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी और आप अपने सब काम कर पाएंगे। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी ही लाइफ खराब होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, वेट बढ़ेगा, दर्द होगा, दर्द की दवाई आप लेंगे, किडनी डैमेज होंगी। तो ये सब चीज़ों में क्यों जाए? जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट सही टाइम पे और सही स्टेज पे कराना चाहिए। ललित सर, अंत में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमने कारण की बात की, हमने ट्रीटमेंट की बात की, लेकिन लोगों के लिए एक सही मैसेज क्या है कि उनको ये तमाम तरह की दिक्कतें ना हो और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें?
देखिए, शुरुआत से ही अगर हम ध्यान रखेंगे, शुरुआत का मतलब है जब आपकी एज 30 ईयर है, आपको तब से ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जब आग लगे उसके बाद कुआं खोदना है, तब सबसे मुश्किल होता है हमारे लिए इलाज करना। अगर आप शुरू से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, जिसमें आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो प्रॉपर करनी है, वार्म अप है वो प्रॉपर करना है, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, आपको हेल्दी फूड खाना है, अपनी कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो रूटीनली आपको लेने हैं डाइट के फॉर्म में, और इसी लाइफ स्टाइल को आपको आगे तक रखना है। तो इस प्रकार से हम डेफिनेटली अपनी बोन की क्वालिटी और कार्टिलेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 30 ईयर की एज ऐसी होती है जब हमारे पास उस चीज़ को इम्प्रूव करने का ऑप्शन है। पर टाइम के साथ जैसे जैसे ये ख़राब होती जाती है तो हमें तब भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि अब हमारी सेहत थोड़ी कमज़ोर होने लगी है, अब हमारे घुटनों में दर्द होने लगा है, तब उस टाइम पे हमारे लिए सावधानी भी ज़रूरी है। यानी कि 30 साल की एज पे क्या क्या एक्टिविटी करनी है वो जानना ज़रूरी है, और 60 ईयर के बाद क्या नहीं करना वो जानना ज़रूरी है। इस प्रकार से हम अपने जॉइंट्स को लंबे से लंबे समय तक चला सकते हैं। अजी सर, एक आखिरी मैसेज पब्लिक के लिए। देखिए, मैसेज ये है कि आर्थराइटिस के बारे में हमको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल गूगल पे भी बहुत जानकारी अवेलेबल है, और आर्थराइटिस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हम इसीलिए मनाते हैं ताकि आम जन में, पब्लिक में आर्थराइटिस के बारे में एक जागरूकता पैदा की जाए। तो इस चीज़ को, आर्थराइटिस को समझिए, जानिए। अगर आपको लगता है कि आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, और डॉक्टर जो सलाह दे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, और सारे अपने फूड हैबिट्स, डाइट, वेट, इनका ध्यान रखिए। अगर ये आप करेंगे तो आपको आर्थराइटिस की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्थराइटिस हो भी गई तो भी उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और भ्रांतियों पे पड़ना चाहिए। सर, आप दोनों हमारे साथ इस सार्थक चर्चा में शामिल हुए, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।